हम लिमार्किज्म के बारे में बता रहे थे कि अगर ऑफस्प्रिंग जो पैदा होगा वो अलग तरीके से पैदा होगा, यानी कि उसका दोनों हाथ उसके अंदर मेंशन होंगे। क्लास, हम यहाँ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। There are a number of evidence which supports the theory of evolution. यहाँ पे number of evidence पाए जाते हैं जो evolution की theory को support कर रहे हैं, यानी हजारों तरह के evolutionary processes हैं जो support कर रहे होते हैं evidence of evolution को। These evidences are based on data obtained from many sources. ये वो evidences हैं जो आपको डेटा प्रोवाइड करे हुए हैं। Many sources, in all cases the interpretation shows that evolution does occur. इसमें ये बात बताई है कि हाँ, evolution भी easily occur हो सकती है, यानी कि gradual change बॉडी के अंदर occur होने का कोई टाइमिंग, कोई नुक्स नहीं है। अक्सर वेरिएशंस की वजह से लंबे लंबे बहन भाई होते हैं, लेकिन एक बहन या एक भाई छोटा भी निकल आता है। ये मैंने आपको पिछली वाले चैप्टर में रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, शायद वो आपको याद हों। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन कम्स फ्रॉम मैनी फील्ड्स एज फॉर एग्जाम्पल जियोलॉजी, बायोजियोग्राफी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके अंदर ये बात बताई है कि ये एविडेंस बहुत सारी जगहों पे पेश आते हैं, जैसे कि जियोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। जियोलॉजी एक ज़मीनी इंफॉर्मेशन या ज़मीनी इंफॉर्मेशन को कायम किए हुए है। इसके अलावा बायोजियोग्राफी भी एक तरह का सिस्टम है जिसमें ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी भी इसके अंदर आते हैं। ज़मीन किस तरीके से चेंज हुई और उसका असर एक इंडिविजुअल पे किस तरीके से हुआ। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी का भी इसीलिए डिस्कवर हुआ कि एक एम्ब्रियो माहौल को देखते देखते किस तरीके से चेंज हो सकता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, however, shall discuss only the evidence in comparative anatomy and artificial selection in the book. ये सब चीज़ें एक एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करती है। एक ऑर्गन, एक चीज़ एक तरह से बदली या चेंज हुई। आप लोग ये बात सोचिए, ऑर्गन, बॉडी का सिस्टम, ये सब चेंज होता चला आ रहा है और चेंज होते होते उसके अंदर आपको ये बात भी पता लगेगी कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन, यानी कि ऑर्गन चेंज हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। पहला जियोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और भी बहुत कुछ। यानी कि एक ऑर्गन ख़त्म हो रहा है या एक ऑर्गन खुद से पैदा हो रहा है, वो भी इसी की एक फॉर्म है। मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में अच्छे तरीके से बताया था कि क्या है वो। क्लास, कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी आखिर कहते किसको है, वो है क्या, उसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी। एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी कंसिस्ट ऑफ two major types. One is underlying similarity of comparable limb. कंपैरेटिव एनाटॉमी वन एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी कि ये कंपैरेटिव एनाटॉमी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हड्डियों में क्या बदलाव आ रहा है वो पढ़ा जाता है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में ये भी पता लगाता है कि एक हाथ इस तरह का है तो इस तरह का हाथ और कौन कौन से जानवरों में रिजेम्बलेंस का काम कर रहा होता है। इन स्पेसिफिक स्पीशीज द आर्म ऑफ अ मैन, forelimb of horse and the flipper of whale, wings and the bird. यानी कि यहाँ पे आर्म, हाथ, विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लास, ये यहाँ पे डार्विनिज्म एंड लिमार्किज्म का अपना एक स्कल्पचर,
एक ग्राफ बना के दिखाया है। आपको मेरा पिछला लेक्चर याद होगा तो आप ये ग्राफ खुद पढ़ें और खुद समझें, क्योंकि मैंने ये आपको डिटेल में समझा चुकी थी। So class, forelimb of a bat all contain similar bones and muscles. यहाँ पे इंसानी हाथ, एक परिंदा, एक घोड़े का हाथ, इसी तरीके से एक व्हेल का हाथ, एक परिंदे का हाथ और एक हॉर्स का हाथ सेम ही है। वो किस तरीके से सेम है और वो किस तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं वो हम अभी ही पढ़ेंगे। Since these structures have different function, but their structural resemblance indicates that they were modification over a time of some common ancestral structure. इसमें ये बात बताई है कि यहाँ पे कुछ कॉमन एंसेस्ट्रल यानी मदर स्पीशीज से आए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग या फोरफादर से ऑफस्प्रिंग तक क्या क्या वेरिएशंस और चेंजेस सामने आई हैं। Term homology is applied to this phenomenon and such an organ which are structurally like but functionally different are known as homologous organ. Homology वो है जब आप दो सेम organs के बारे में पढ़ते हैं। And such organs which are structurally alike but functionally different are known as homologous organs. ऐसे organs जो structurally एक जैसे होते हैं but functionally एक जैसे नहीं होते उनको हम homologous organs कहते हैं। The evolutionary process producing these organs is called divergent evolution. और ऐसा evolutionary process जो changes लेके आ रहा है वो divergent evolution होता है। The other type is shown by the development of structure. और यही टाइप development of structure में भी अच्छे तरीके से सामने आई है। So class, आपको इस टॉपिक में मैंने ये बताया होमोलॉजी वो स्टडी है जो आपका हाथ अगर किसी बैट के हाथ या किसी व्हेल के हाथ से मिलता हो, यानी मैं ऊपर के हाथ की बात नहीं करी, व्हेल का फ्लिप होता है और वो फ्लिप आपके हाथ के साथ कैसे मिल सकता है एक तरीका है, वो है आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर, उस व्हेल की हड्डियों की स्ट्रक्चर जैसा होना। Which are structurally alike but functionally different are known as homologous organs. जो स्ट्रक्चरली एक जैसे हों और काम करते हुए एक दूसरे से मुनफरिद हो उसको हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। यानी स्ट्रक्चरली तो वो एक जैसे हैं बट स्ट्रक्चर तो उसका ऊपर से दिखता कुछ ऐसा ही है। हम इस हाथ से ये पेन उठा रहे, हम इस हाथ से ये ये डस्टर उठा रहे, हम इस हाथ से ये काम करें। क्या एक व्हेल अपने हाथ से पेन उठा सकती है? नो, उसका स्ट्रक्चर अंदर का बोन्स का हमारे जैसा है बट वो ये काम परफॉर्म नहीं कर सकती। The other type is shown by the development of structure with similar function. इसमें development of structure के बारे में बताया है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके फंक्शन बहुत ज़्यादा सेम हो। In different evolutionary lines are called convergent evolution. यानी एवोल्यूशन तो हो रही है बट डिफरेंट तरीके से हो रही है, उसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। सो क्लास, आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। होप सो आपको ये लेक्चर क्लियर होता जा रहा होगा। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में नहीं कंफ्यूज होना। ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गन्स को डिफाइन कर रहा है, उसके एवोल्यूशनरी ऑर्गन प्रोसेसेस को, मतलब कि द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग दीज ऑर्गन्स इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गन्स को, जो एवोल्यूशनरी ऑर्गन्स है, उसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। एंड द टाइप शोन बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विद द सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन्स इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट नया जो प्रोड्यूस हो रहा है वो, और कन्वर्जेंट यानी कि स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आ रही है और एवोल्यूशनरी लाइन से क्रॉस कर रही है, उसको कहेंगे कन्वर्जेंट।
and is seen the close resemblance between the leg of insect and mammal. आप लोगों ने एक आम सा पाँव देखा होगा जिसका एक पाँव एक इंसेक्ट के पाँव के साथ मिलता हुआ होता है और एक इंसेक्ट का पाँव एक मैमल के पाँव के साथ नहीं मिलता। इसी तरीके से बटरफ्लाई का विंग हमारे किसी पाँव या हाथ से नहीं मिलता। तो बटरफ्लाई का विंग ना बर्ड से मिलता है और ना ही वो किसी और जानवर से मिलता है। These organs are called analogous organs. एक इंसेक्ट का पाँव और एक इंसान का पाँव काम तो एक ही कर रहा है, वो ये कि वो चलने में मदद कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। इसी तरीके से बटरफ्लाइज के पर और एक बाज के पर काम तो एक जैसे कर रहे, लेकिन डिफरेंटली कर रहे, यानी कि वो उड़ने का ही काम कर रहे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। They serve similar function but have different anatomical origin. जिनकी फंक्शन तो सेम होते हैं बट इनके अंदरूनी काम यानी कि जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। फंक्शन सेम करता है लेकिन स्ट्रक्चर उसका चेंज होता है। Another source of evidence for the evolution in comparative anatomy is the existence of vegetal organs. यहाँ पे vegetal organs का नाम लिया गया है, वो ये है कि एवोल्यूशन में कंपैरेटिव एनाटॉमी जब पढ़ा जाता है तो उसको वेजिटल ऑर्गन्स कहा जाता है। दीज आर द बॉडी पार्ट्स दैट वर प्रीसबली फंक्शनल। ये वो बॉडी पार्ट्स है जो शुरू से ही फंक्शनल होते हैं। अर्ली टाइम द एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैव सिंस बिकम द रेमिनेंट्स, यानी कि पुराने टाइम में जो ऑर्गन्स गायब हो गए वो रिमिनेंट कहलाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वेजिटल ऑर्गन्स इन एन एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज इट वुड बी मच हार्डर टू अकाउंट फॉर नॉन फंक्शनल वेस्टिजीज विदाउट हैविंग इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर, दीज आर फंक्शनल। यानी कि कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो एवोल्यूशनरी बेसिस पे शुरू से काम करते हुए आ रहे होते हैं और ऑफस्प्रिंग में भी वो वही काम कर रहे होते हैं। तो क्लास, आपको इस लेक्चर में मैंने 100% कोशिश की कि इंसान के अंदर पाए जाने वाली हड्डियां करती क्या हैं उनके बारे में बता सकूं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी एक तरह से एवोल्यूशन में ही आता है। Artificial selection, one of the Darwin's most difficult tasks was to convince biologists that selection can produce change within a species. ये बताया है कि डार्विन्स का एक बहुत मुश्किल टास्क था कि उसने अपने सुनने वालों को कन्विंस किया कि एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन नाम की चीज़ भी हो सकती है। He supported his argument by pointing out that farmers and breeders have developed many varieties of animals and plants through artificial selection. So artificial selection से farmers ने भी बहुत सारे breeds के plants और animals सामने लेके आए हैं और दिखाया है कि हाँ, artificial selection से ये varieties of animals बन सकते हैं। Varieties of animals and plants through artificial selection, in addition of Darwin himself breed pigeons and got variety in color and size and from the behavior through the artificial selection, which gave him a clue to concept of artificial selection, but he was unable to appreciate how this could operate in nature. So class, Darwin के बारे में बताया है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या बताया। ये बात बताइए, मैंने आपको पिछले वाली अपने एक लेक्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी। अब ये बात यहाँ पे भी होती हुई नज़र आ रही है कि डार्विन्स ने आर्टिफिशियली कबूतरों की नस्ल पे खोज करना यानी सर्च करना शुरू किया। उसने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद ये किया कि इसने कबूतरों की नस्ल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ब्रीड करवाया। आपस में जब वो ब्रीड किया उन्होंने तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स यानी कि वो वैरायटी ऑफ पिजन्स मिले। उसमें बहुत सारे कलर्स, बहुत सारा
टेक्सचर जो पहले से मौजूद था वो लेके आए through the artificial selection, which gave him a clue to concept of artificial selection, but he was unable to appreciate how this could operate in nature. ये इसने नेचुरली मतलब कि नेचर में ये किस तरीके से फॉर्म में आती है ये बात वो ऑपरेट ना कर पाया, लेकिन इसने बहुत अच्छा क्लू दे दिया आने वाली नस्ल को कि आर्टिफिशियली सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकती है. Darwin used his observation to argue that species can change, that characters are not fixed. ये बात उसने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि स्पीशीज अपनी करेक्टर्स चेंज करती हैं, यानी दो सफ़ेद कबूतर हो तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सफ़ेद कबूतर की औलाद भी सफ़ेद ही निकले, हो सकता है वो ब्राउन निकल आए. तो इसी तरीके से एक ब्राउन एक वाइट को ब्रीड करवा के काला कबूतर भी निकल सकता है. ये बात आर्टिफिशियल सिलेक्शन की ही पार्ट है. Nowadays, biologists have produced completely new varieties of animals and plants by artificial selection. Nowadays, आजकल के दिनों में बायोलॉजिस्ट इसी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आर्टिफिशियली बनती हैं उनको बना चुके हैं और उनकी मदद से वो नए नए वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स बना रहे हैं. In organisms, the best desired trait characters are selected and breed with one another. The trait characters would be passed on the offspring. Numerous varieties of animals, sheep, goats, cows, hens, have been produced. Artificial selection to increase the production of milk, meat, wool, etc. Similarly, many plant varieties, for example, crops, fruits, vegetables, are produced for better quality in production of taste by artificial selection. Artificial selection में एक तरह का बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरियस अमाउंट गिवन है. यहाँ पे आपको आर्टिफिशियली सिलेक्शन के बारे में ये बताया गया कि दो सबसे अच्छे ऑर्गेनिजम्स, यानी यहाँ पे एक हड्डी मेल है, ये मेल है हेल्दी काउ, हेल्दी फीमेल, हेल्दी मेल, हेल्दी फीमेल दोनों को एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज किया गया तो हेल्दी बेबी मिला. एक गाय दूध अच्छा देती है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं, यानी कि वो कैपेबिलिटी नहीं रखती, ताकत नहीं, उसके पास वज़न नहीं, तो वो अपनी वज़न को गेन करने के लिए खुराक लेगी. बट अगर हम उसी गाय का ऑफस्प्रिंग निकालें, यानी उसकी औलाद या बेटा या बेटी निकाल लें या एक फीमेल का उसी से पैदा करने को कन्विंस करें, तो वो सबसे पहले उसको हम मेट करवाएंगे एक मेल काऊ के साथ, यानी एक मेल गाय के साथ. जो नर होगा अगर वो हट्टा कट्टा और मोटा सा हुआ तो याद रखें कि उसका जो ऑफस्प्रिंग यानी औलाद होगी वो भी बहुत ज़्यादा हट्टी कट्टी होगी. नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए बहुत सारी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी इन्वेंट हुई हैं जो कलर ही कुछ और रखती हैं. यहाँ पे डायग्राम पे आपको टमाटर और बहुत सारे अजीब अजीब कलर के टमाटर नज़र आ रहे होंगे. ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बायस इस तरह की अजीब शक्ल के टमाटर पैदा हुए हैं और ये खाए भी जाते हैं. एक तरह से टमाटर एक तरह से आर्टिफिशियली सेलेक्टेड फ्रूट है जो आपको मिल जाता है. लोग कहते हैं टमाटर वेजिटेबल है, फ्रूट नहीं, तो टमाटर वेजिटेबल नहीं, फ्रूट है. टमाटर के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स में मिलता है. टमाटर बड़ा भी होता है, टमाटर छोटा भी होता है और टमाटर के कलर्स भी होते हैं. ऑरेंज टमाटो भी होता है और येलो टमाटर भी होता है. तो इस तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से टमाटर के अंदर, शिमला मिर्च के अंदर कलर्स पैदा किए गए हैं. जैसा कि डार्विन ने ये कंसेप्ट हमारी जनरेशन को दे दिया कि आप लोगों के पास
दे दिया कि आप लोगों के पास काफ़ी वैरायटीज़ हो सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने और आपकी नस्ल को आगे बढ़ाने के काम आ सकती है। हम इंसानों की नहीं, हम लोग ये अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं इंसानों की बात नहीं कर रही कि अगर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ मेट करवाया जाए तो ऑफस्प्रिंग किस तरीके का मिलेगा। नहीं, यहाँ पे मैं गाय या फिर ऐसी स्पीशीज़ जो आप खाते हैं या ऐसी स्पीशीज़ जो आपको काम में आती हैं उसके बारे में आर्टिफिशियल सेलेक्टेड करके और जो ऑर्गेनिज्म बना उसके बारे में बात कर रही हूँ। अक्सर ऐसे मौजे देखे जाते हैं चाइना में आर्टिफिशियली सिलेक्शन की वजह से जो यकीन आने के भी काबिल नहीं। यानी कि चाइनीज़ लोग आजकल के ज़माने में एक तरह की अलग अलग और अच्छे अच्छे फ्रूट्स बनाने का तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए कर रहे हैं। सो क्लास, आर्टिफिशियल सिलेक्शन एवोल्यूशन की ही फॉर्म है, यानी कि वेरिएशंस, चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे आती हैं। इसी तरीके से ये बात एक प्रूव है कि अगर कबूतरों के अंदर काफ़ी कलर्स की वेराइटीज़ आ सकती है तो सोचें और जानवर जो इंसान के लिए बेहतर होते हैं या इंसान को प्रॉस्पेरियस अमाउंट ऑफ फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनकी खुराक क्या या उनकी आमदनी का जरिया होते हैं, तो वो आर्टिफिशियली सेलेक्ट किए जा सकते हैं। और आर्टिफिशियली सेलेक्टेड जानवरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की। आपको ये लेक्चर समझ में ज़रूर आएगा अगर आप इसको गौर से सुने। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया। होप सो आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हो। फिर हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एक नए स्टार्ट के साथ, एक नए इल्म के साथ। सो क्लास, आपको जो मैंने समझाया होप सो वो क्लियर हो। अगर आपको मेरा समझाया समझ नहीं आता तो एक बार मेरी वीडियो फिर से देखें। आर्टिफिशियल सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इजी है और होप सो आपको इसके फ़ायदे तो पता ही लग गया होगा। इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।